स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं, चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। तो हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे थे, हायर एजुकेशन, जिसमें से 3 टॉपिक थे। एडमिशन, मैंने पहले दिन इसको छोड़ दिया था बाई मिस्टेकली। फिर था इसमें क्या था, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच था, ठीक है, जो कि अगर याद करेंगे तो फर्स्ट सेम के जो आपका पेपर 1 है, इंटरडिसिप्लिनरी से मैच होता है, वहाँ पे इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी मीनिंग थोड़ी बदल जाती है। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है, 3 टॉपिक है। एक है एडमिशन। एडमिशन का सिंपल सा वे है कि आगे सिंपल वे में कि आप हायर एजुकेशन में आपको प्रवेश लेना। फिर यहाँ पे आता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे बहुविषयक और लचीलेपन का आपको कॉन्सेप्ट समझना है। बहुविषय को बता दिया है कि इस क्षेत्र को सीमित करने के बजाय मल्टीपल सब्जेक्ट को एक साथ हम अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। और जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी हम विषयों को मिला रहे थे, ठीक। तो इसको छोड़ के हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे आज के, एडमिशन। तो हम थोड़ा सा पहले हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अगर हम पुराना एडमिशन सिस्टम देखें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता था। रिजिड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कठोर लिखना चाहिए था, काफ़ी कठोर, या कह सकते हो कि सख्त होता था, जिसमें क्या होता था कि फिक्स ड्यूरेशन होता था, फिक्स सब्जेक्ट होता था। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसे क्लास 6 से 8 तक सब्जेक्ट होते हैं, फिर 9 से 12 के 5 आपके पास या 5 सब्जेक्ट फिक्स है, एक ही सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल मिलता था। और +2 में आपको 5 सब्जेक्ट जो आप चुनेंगे वही रहेंगे, वो भी फिक्स है कि साइंस अगर लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, अगर बायो लेते हैं तो बस मैथ हट जाएगा। तो आपके पास क्या होते हैं, चांसेस। लीनियर का मतलब यहाँ पे जैसे एक चीज देखो, एक लाइन लिख लीजिए कि लीनियर, कि एक बार ड्रॉप होने के बाद वापस आना मुश्किल होता था। जैसे अगर आप 11th में 12th में फेल हो जाते हैं तो आपको पूरी पढ़ाई फिर से शुरू करनी पड़ती थी 12th की। अब अगर हम मॉडर्न हायर एजुकेशन की बात करते हैं, खासकर एनईपी 2020 के बाद से, तो एडमिशन जो होता है एक स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, होलिस्टिक प्रोसेस देखते हैं जो सपोर्ट करते हैं क्या, कि उसको चॉइस मिले। मोबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे गतिशीलता होता है, यानी वो लगातार सीख सकता है। लाइफ लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बेस मान के एडमिशन अब दिया जाता है। अब इसी में एक टॉपिक आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी की एकदम सिंपल मीनिंग होता है लचीलापन। लचीलापन यहाँ पे हम कैसे लेंगे कि छात्रों को जो विषय दिए जाएं, यानी जो उनको, जो आपको डिसिप्लिन पढ़ने हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपको हिंदी पढ़ना है, किसी को इंग्लिश पढ़ना है, ठीक, किसी को मैथ पढ़ना है, ये एज एग्जाम्पल है, ठीक, या किसी को जियोग्राफी पढ़ना है, किसी को फिजिक्स पढ़ना है, तो उनको सब्जेक्ट चुनने को फ्रीडम मिल जाती है, करिकुलम को फ्रीडम चुनना। और टाइम ड्यूरेशन भी होता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल शुरू से चला आ रहा है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है। ओपन यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनमें क्या होता है, आपको चुनने की ज़्यादा आज़ादी मिलती है ना। तो एडमिशन प्रोसेस में आपको कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है उनमें, ठीक है। आप गए, सिंपल से एडमिशन लिए। बहुत रेयर ही कोई कोर्स होते हैं जिन पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्योंकि वो मैंडेटरी होते हैं। मोस्टली ज़्यादातर कोर्स आपके विदाउट एग्ज़ाम आप सीधे एडमिशन ले सकते हैं, बिना किसी एग्ज़ाम के। आप अपने मन के सब्जेक्ट से अध्ययन कर सकते हैं, जो कॉम्बिनेशन आपको चाहिए वो भर सकते हैं। वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है लचीलेपन का, कि हायर एजुकेशन में कि आपके पास चुनने की स्वतंत्रता ज़्यादा होती है, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं कि आप क्या चुन सकते हैं। सिंपल वे में बस यही है। अब इसमें क्या होता है, इसका अगर हम के एलिमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, तो एकाधिक प्रवेश और निकास, मतलब आपकी एंट्री और एग्जिट कोई फिक्स नहीं है, आप जब चाहे जा सकते हैं। और ये जो है, अभी हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, खासकर एबीसी के बारे में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसको अगर डिटेल में किसी को भी जानना है, मैं बहुत सिंपल से बता दे रहा हूँ, कहीं मत भटकिए, आप एनईपी 2020 पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपको इसका डिटेल में मिल जाएगा कि होता क्या है। फिर विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम, ये जब मुझे याद है हम लोग पीजी कर रहे थे तब ये हम लोगों के टाइम पे आया था, लेकिन तब हम लोग पास आउट, मतलब 1 साल बीत चुका था, इसलिए हमारे लोगों के टाइम पे पीजी में ये नहीं अप्लाई हुआ था। लेकिन जो हमारे बाद के जनरेशन आई पीजी करने, तो उनको लागू किया गया था। तभी से CBCS, यानी इसको बोला जाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कि आपको अब सिर्फ पास नहीं होना है, आपको क्रेडिट भी अर्न करने थे। और अंतर संस्थागत गतिशीलता, यानी इंटर इंस्टीट्यूशनल मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से, मान लो ये एक यूनिवर्सिटी है, इसके ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं, आप मान लो इस कॉलेज में हैं, तो आप यहाँ पे भी जाके क्रेडिट अर्न कर सकते हैं, यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं।
आपकी कोई बाउंड्री नहीं है कि आप जिस कॉलेज, अगर आप ए पोजीशन पे है तो ए पे ही सारे अर्न करने हैं, आप बी से भी ले सकते हैं, सी से भी ले सकते हैं और डी से भी ले सकते हैं। अब इसी में से एक टॉपिक आता है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या मतलब है। तो ये है कि जैसे अब आप लोगों का ग्रेजुएशन चल रहा है वो है 4 वर्ष का, सिंपल सा है। अब अगर आप 4 वर्ष के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो, तो मैंने ये लास्ट क्लास में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे डिटेल समझ लीजिए कि आफ्टर 1 साल का पूरा होने के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आपने 1 साल का कोई कोर्स किया है। जैसे अगर आप ड्यूरेशन 2 साल को लेते हैं तो डिप्लोमा मिल जाएगा आपको, उससे थोड़ा बेहतर। 3 साल पे अगर कोर्स छोड़ते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलती है, और अगर 4 साल के बाद यानी 4 साल का कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बैचलर डिग्री विथ रिसर्च मिल जाती है, आप डायरेक्ट रिसर्च में इनरोल हो सकते हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है जो अभी है, अभी मैं फिक्स नहीं हूँ, एटलीस्ट ये 7 साल तक चलता है कि अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं, यानी यहाँ पे आपने पढ़ाई ड्रॉप कर दी और फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू करते हैं, तो 4 साल का कोर्स है जिसे कहा जा सकता है कि आप 7 साल में पूरा कर सकते हैं। अब इसी में एक चीज़ आता है, आप लोगों ने बहुत परेशान हुए होंगे ABCID, तो NEP तक आप मत जाइए, मैं ही बता दे रहा हूँ। तो इसका जो उद्देश्य है, NEP 2020 से बहुत ज़्यादा चर्चा में आती है। NEP का मतलब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी तो इसका हिस्सा है। अब यह डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट के लिए एक डिजिटल लॉकर है, आपका डिजिटल लॉकर है आपकी स्टडी के लिए। जैसे क्या आता है ना कि आप बैंक में पैसा रखते हैं, डिजिटली होता है, फिर जब मन होता है आप कैश निकाल लेते हैं, वहाँ पैसा तो आपका है ना कि डिजिटली आपके अकाउंट में क्या होता है, डिजिटली शो करता है कि हाँ मेरे अकाउंट में 40K है, 40,000 है ना, नहीं मेरे अकाउंट में तो 4 लाख है, डबल जीरो के कर दीजिए। तो ये क्या है कि एक डिजिटल आपका डेटा है। अब यही चीज़ होता है कि आप जो क्रेडिट गतिशीलता यानी जो आप अर्न करते हैं, तो यूनिवर्सिटी के बीच में क्रेडिट ट्रांसफर करने में मदद करता है, जिससे क्या होता है जो मैं भी बता रहा था, 7 साल के अंदर पढ़ाई रोकने और फिर से शुरू करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो मैं भी पीछे बता रहा था फ्लेक्सिबिलिटी को लेके, कि नियरली इसको आप 7 साल तक, अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो उसे 7 साल में, यही चीज़ हमारा जो ओपन यूनिवर्सिटी है ये चीज़ काफ़ी पहले से दे रहा है। और अब कोई भी आप यूनिवर्सिटी में आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपकी ABCID बनती है। अब ABCID आपको बनाना कैसे होता है, इस आईडी को कई जगहों पे इसे अपार आईडी के नाम से भी जानते हैं। कुछ नहीं, आप ABC पोर्टल या डिजी लॉकर के जरिए अपना 12 डिजिट का आईडी बना सकते हैं। सिंपल से उसके प्रोसेस होता है, जो डिटेल मांगते हैं बहुत बेसिक से डिटेल होते हैं। अपनी डिजी लॉकर से आप लॉगिन करना होता है आपको, सिंपल सा अपनी बेसिक डिटेल दीजिए उनको, वो जो डेटा मांगे। फिर आपका ग्रेजुएशन मतलब 10+2 कब पास हुआ, ग्रेजुएशन कब हुआ है या कब करना शुरू किए हैं, बस बेसिक डिटेल दे दीजिए, आपकी आईडी कुछ ही मिनट में क्रिएट हो जाती है। अब इसका काम क्या है कि जब आपका एक बार ये बन जाती है तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पे आपका डेटा अपलोड हो जाता है, और वो आपने कितने क्रेडिट अर्न किए हैं, आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं आपने अभी तक, वो सब वहाँ पे दिखने लगता है। और अगर यहाँ की बात करें तो आम तौर पे इसको जैसे जो हमारा अभी चल रहा है, अभी मैं इस चीज़ के लिए सिक्योर नहीं है, पर जो मैंने सर्च किया है तो मुझे अभी ये 7 साल के लिए ही मिला है। पर अगर मैं वेरीफाई हो जाऊंगा तो मैं इसका टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्ट कितना है। लेकिन क्रेडिट हम जो होते हैं वो यहाँ पे 7 साल के लिए बताया जा रहा है, लेकिन ये अलग अलग हो सकता है, तो मतलब ये फिक्स नहीं कि 7 साल, यही एक सीरीज बात है। डिग्री आपकी लाइफ टाइम है, तो ये क्रेडिट सिर्फ 7 साल के लिए नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे 7 साल कहने का मतलब ये कि आप अगर कोई कोर्स करते हैं, जैसे 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उसे 7 साल में आपको पूरा करना होता है। तो ये सिंपल सा आपका, अच्छा खत्म हो गया। तो ये था यूनिट 3 का, ठीक है। टॉपिक 1 था जिसमें आपका क्या था, एडमिशन, मल्टी डिस्पिलिनरी था, शार्ट में लिख दे रहा हूँ, और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक। ये तीनों टॉपिक कवर हो गए। इसके बाद 2 टॉपिक इसमें और बचे हैं, सॉरी 2 और 3 नंबर, ये भी हम कवर करेंगे तो यूनिट 3 कवर हो जाएगा। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ऑलरेडी बता चुका हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है। इन केस अगर और आपको डेप्थ में पढ़ना है तो कोई भी इंडियन एजुकेशनल हिस्ट्री की बुक उठा लीजिए, कोई भी किसी भी राइटर की, आप चाहे SP गुप्ता ले लीजिए अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है, आप जिस के अनुसार प्रेफर हैं, या रमन बिहारी लाल ले लीजिए, या LK ओड ले लीजिए, जिन भी राइटर की, या गिरीश पचौरी ले लीजिए। आप किस राइटर के साथ ज़्यादा सिक्योर हैं कि आपको पढ़ने में समझ में आता है, आप अपनी लैंग्वेज और अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पूरी मिल जाएगी कि इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री है क्या, और वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा कि वैदिक पीरियड में एजुकेशन क्या रहा है, बुद्धा काल में क्या रहा है, मुस्लिम काल में क्या रहा है, ठीक है।
डिटेल में एकदम, मतलब जो चीज़ें मुझसे छूटी भी होंगी अगर, क्योंकि आप देखो मैं समरी दिया जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए और कुछ नहीं होता, वहाँ आपको एकदम डिटेल मिल जाएगी। और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं किसी भी वीडियो में बना के अगर आपके डाउट्स हैं जो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।